साथियों जय हिंद। मैं हरिवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SRG एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि जो आपके इतिहास में, आधुनिक भारत इतिहास में काफ़ी क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है, उसमें आज आपकी एक आंदोलन पर आधारित एक सीरीज है। बेटा, सबसे पहले हम बताएंगे ये आंदोलन कौन से आंदोलन है। तो देखिए, आपको पता है कि कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन, जैसे आपको पता है कि असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन है। ये अगर हम बात करें तो ये आज़ादी के लिए आंदोलन है। हम अगर बात करेंगे तो 1857 ईस्वी के बाद कुछ आज़ादी के लिए आंदोलन, वो भी आज़ादी के लिए हुए हैं, लेकिन कुछ किसानों द्वारा हुए हैं, तो कहीं पर सन्यासियों द्वारा हुए हैं, या जनजातियों के द्वारा आंदोलन हुए हैं। और इन्होंने किस प्रकार से धीरे 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 धीरे, आपको पता है, एक एक हथौड़ी देकर जो चोट पहुंचाई जाती है, वो अंग्रेजों के खिलाफ कैसे चोट पहुंचाई है, कैसे एक एक छोटे छोटे आंदोलन किए हैं, उन आंदोलनों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। और आपको बता दें, हर किसी एग्जाम में किसी ना किसी आंदोलन से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको लेकर आपको पढ़ना होगा। तो क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ। विप्लव मतलब विद्रोह यानी उपद्रव हुआ। तो बेटा देखिएगा, 1857 ईस्वी, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, उसको अगर हम बात करें तो ये एकजुटता से क्रांति ना होने के कारण ये असफल हुई थी। ये बात आप जानते होंगे। 1857 ईस्वी में अगर देखा जाए तो इसमें राष्ट्रीयता की भावना दिखी ही नहीं रही थी, क्योंकि 1857 में हर कोई अपना अपना राज और किले बचा रहे थे। अगर हम बात करें कानपुर से, तो आप कहोगे सर नाना साहब लड़ रहे थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, बिहार से कुंवर जगदीश सिंह लड़ रहे थे। तो ये सब अपने अपने किले बचा रहे थे। ये राष्ट्रीयता के लिए नहीं है, ये देश के लिए आंदोलन नहीं हुआ था। और इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने कुछ भारतीयों की मदद से 1857 ईस्वी की क्रांति को कुचल दिया। अब इसके बाद कौन कौन से आंदोलन हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे इन्होंने कहा 1857 ईस्वी के ठीक बाद, तो बेटा आपको एक आंदोलन मैं बताऊंगा जिसका नाम है नील, इसका नाम है, हाँ है, ऑप्शन में है नील उपद्रव, या अगर हम बात करें नील विद्रोह। कौन सा आंदोलन होगा? नील विद्रोह। बेटा, ये नील विद्रोह क्या था? 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद बंगाल में अंग्रेजों ने बिना किसी पैसे के दिए और उनसे किसानों की, अंग्रेज जो बंगाल के किसान थे, और मुख्य तौर से अगर बंगाल और बिहार कह सकते हैं, इनके किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, नील की खेती करवाना शुरू कर दिया। अब मामला यह हुआ, चूंकि नील की खेती, यूरोप में नील की जरूरत थी, और भारत में जो बंगाल और बिहार साइड की जो खेती थी वो नील के लिए उपयुक्त थी। जब ये बात अंग्रेज समझ गए तो उन्होंने जबरदस्ती कर दी। अच्छा, बिहार और बंगाल के जो किसान थे, ये लोग बिल्कुल भी नील की खेती करना नहीं चाहते थे। ये अपनी चावल की खेती करना चाहते थे। अब जब ये लोग चावल की खेती करना चाहते थे, तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं टकराव हुआ। अच्छा, नील की खेती जो है वो खेती को बंजर बना देता है। अब नील की खेती के लिए, तो इसके लिए बंगाल के किसानों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसका नाम क्या हुआ? नील विद्रोह। और इसमें यह कहा कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। अब नील की, तो अगर हम बात करें ये आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आप कहोगे 1859 से और 1860। आप कहोगे ठीक है, ये आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो आप कहोगे बंगाल में। मुख्य तौर से कहाँ पर? बंगाल में। हालांकि बिहार भी शामिल है। तो इसका मुख्य कहां पर शुरू हुआ? बंगाल में। बंगाल में कहां पर? तो याद रखना, बंगाल का इसका जो नेतृत्व हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, बंगाल का एक जिला है नदिया जिला। कौन सा जिला है? नदिया जिला में इसकी शुरुआत हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप कहोगे सर जी, इसका अगर हम बात करें उद्देश्य क्या रहा, तो बेटा इसका उद्देश्य था नील खेती, नील की खेती का बहिष्कार,
नील की खेती का बहिष्कार। यानी बंगाल के किसान ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नील की खेती हम करें। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि अच्छा, आप बात करेंगे, पहले इसके देखते हैं कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, यानी नेतृत्व किसने किया। तो बेटा इसका जो नेतृत्व किया ये दो भाई थे, जिनका नाम अगर हम बात करें, कहाँ गया, जिनके नाम की अगर हम चर्चा करें तो इनके जो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इनके दो भाई थे जिनका नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका परिणाम क्या रहा। तो बेटा इसकी अगर हम बात करें परिणाम, तो आपको पता है ये आंदोलन कब समाप्त हो गया, 1860 ईस्वी में। और इसका परिणाम ये हुआ कि ये कंफर्म हो गया कि नील की खेती बंद, नील खेती बंद होगी, यानी नील खेती अब नहीं करेंगे। यानी अंग्रेजों के कहने पर अगर किसी की इच्छा होगी तो वो करेगा, अन्यथा नील की खेती नहीं होगी। ये इसका परिणाम रहा। और जब इसका ये परिणाम रहा, इस चीज को लेकर, यानी पूरा जो वर्णन है नील की खेती को लेकर, ये किस किताब में लिखा गया। यानी अगर हम बात करें इसका जो वर्णन है, इस पूरे नील की खेती को लेकर, नील विद्रोह को लेकर, ये जो वर्णन है, इस किताब का नाम है नील दर्पण। बेटा एक किताब का नाम है नील दर्पण। नील दर्पण नामक एक किताब है, उसमें इसका पूरा वर्णन किया गया है। और नील दर्पण के बेटा जो लेखक हैं, नील दर्पण के एक लेखक हैं पंडित दीनबंधु। कौन, पंडित दीनबंधु इसके लेखक हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 1857 ईस्वी की विद्रोह के ठीक बाद कौन सा आंदोलन हुआ, नील विद्रोह हुआ। कब, 1859 से 1860 में। कहां पर हुआ, तो बंगाल में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नील की खेती का बहिष्कार। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नील की खेती का बहिष्कार। क्या इसका रिजल्ट क्या आया, तो नील की खेती बंद हुई और नील दर्पण में इसका वर्णन हुआ। और एक कंसेप्ट याद रखना कि इसके बाद एक नील आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी, नील आयोग। याद रखना इसी के बाद एक नील आयोग की स्थापना हुई थी। बेटा बस इतना क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नील आयोग की स्थापना कब हुई, तो आप कहना 1860 में। कब हुई थी, 1860 में एक नील आयोग की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो बेटा आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया, नील दर्पण के लेखक पंडित दीनबंधु मित्र थे। क्या आपमें ऑप्शन है, तो आप कहोगे जी सर, पंडित दीनबंधु मित्र थे। बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, अगर कोई कमी है तो उसको कमेंट किया करो, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी तो कुछ ना कुछ आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे, है ना। अगर आपको ये लग रहा है कि सर जी ये क्वेश्चन वाइज ना करा के पहले पूरा बेसिक बताइए, तो हम क्वेश्चन हटा भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में प्लीज आप लोग बताइएगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम, तो देखिए वंदे मातरम गीत, इसको लेकर क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकते हैं, हम आपके सामने आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए वंदे मातरम से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए एक तो ये वंदे मातरम कहां से लिया गया है। तो पहला तो इसका जवाब जो आएगा वो आएगा, आप कहोगे सर जी आनंद मठ से। किससे, एक किताब है आनंद मठ, एक किताब है जिसका नाम क्या है, आनंद मठ। यानी वंदे मातरम कहां से लिया गया, आनंद मठ। और इस आनंद मठ के जो रचयिता थे, आनंद मठ के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी।
अरे भाई सही लिख जाओ, बंकिम चंद चटर्जी। कहीं कहीं पर आपको चट्टोपाध्याय लिखा मिलेगा। तो देखिए, तो अगर वंदे मातरम कहां से लिया गया, आपको कहोगे सर जी आनंद मठ से। इसके लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। अब इसके बात करेंगे कि जो आनंद मठ है ये किससे प्रेरित है, यानी किसकी कथाएं इसमें लिखी गई हैं। तो बेटा याद रखना, एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था सन्यासी विद्रोह। क्या चीज, सन्यासी विद्रोह। एक आंदोलन हुआ था सन्यासी विद्रोह, यानी कौन सा, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की घटनाओं का जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है, आनंद मठ में। आनंद मठ किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब बात करेंगे वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के लेखक आपको पता होगा, जब आनंद मठ के ही लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है और इसी से एक कविता के रूप में ले लिया गया वंदे मातरम, तो वही क्या हो जाएगा, तो फिर वंदे मातरम के भी लेखक कौन हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर जी इसमें कोई शक नहीं, इसके भी लेखक कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें अगला पॉइंट, सन्यासी विद्रोह के बारे में भी अभी बता देंगे। अब वंदे मातरम को सबसे पहले कहां पे, देखिए चूंकि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद, जगह जगह पर बंगाल में या पूर्वी बंगाल में हर जगह पर स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे। अब इस वंदे मातरम को कुछ इस तरह गाया गया कि वंदे मातरम कहीं ना कहीं जोश उत्पन्न कर देता था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हालांकि वंदे मातरम एक लाइन नहीं है, वंदे मातरम सुजाम सुसलाम, यानी काफी लंबा है। तो ये कहीं ना कहीं देश हित में राष्ट्रीयता की भावना भरने लगा। अब जब ये धीरे धीरे भरने लगा तो अंग्रेजों को लगा कि ये गीत जो है जहां जाता है, यहां तक कि कई लोगों की जो अंग्रेजों के द्वारा जो कुचल की हत्या की गई, उन्होंने अंतिम शब्द बोले वंदे मातरम, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे ये हर जगह, बंगाल में कांग्रेस अधिवेशन में, फिर उनमें भी कई जगह गाया गया, वंदे मातरम का गायन किया गया। और 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें स्वदेशी आंदोलन में भरपूर से वंदे मातरम और आमार सोनार बांग्ला का गायन किया गया। और इसके बाद जो है वंदे मातरम को 24 जनवरी, कब, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के मान्यता मिली, यानी राष्ट्रीय गीत। तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया, तो आप तुरंत तपाक से जवाब दे दोगे कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब इसके गायन का समय, यानी अगर हम इसकी बात करें, यानी इसको गाने का समय, तो आप तुरंत कहोगे सर जी मात्र 65 सेकेंड। कितने, 65 सेकेंड। तो एक क्वेश्चन यहां से और कंप्लीट होता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गीत आप कहोगे वंदे मातरम। कितने समय में, 65 सेकंड में। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और वंदे मातरम कहां से लिया गया, आनंद मठ से, ठीक है। प्रेरित किससे, और जो आनंद मठ में किसकी घटना थी, सन्यासी विद्रोह की। और इसके लेखक कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। इतने क्वेश्चन आपके यहां से कंप्लीट होते हैं। अच्छा, एक है राष्ट्रीय गीत और एक है राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गीत याद रखना, राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है, जबकि राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन अधिनायक जय है। ये जो है आपका राष्ट्रीय गान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। तो आप तुरंत कहोगे सर जी अभी तो आपने बताया है, कौन सा, सन्यासी विद्रोह। बेटा इसके बारे में आप समझिए, सन्यासी विद्रोह, कौन सा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। देखिए, सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करें तो देखना, ये सन्यासी विद्रोह जो है इसका एक लंबा कार्यकाल है। ये 1763
1763 से 1800 ईस्वी तक चला है। कब से कब तक? 1700। अगर ये पूछा जाए कि सन्यासी विद्रोह जो है किस सदी का विद्रोह है, तो आप समझ सकते हो कि 17 सदी प्राप्त यानी 17 शताब्दी के बाद का है, यानी 18वीं सदी में शुरू हुआ है। ठीक है, तो 18वीं सदी का विद्रोह है। अब इसमें मामला क्या था, देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि बंगाल में सूखा, भूख, अकाल पड़ा था। अब इस समय क्या था कि कुछ जो सन्यासी थे, यानी जो सन्यासी थे, अच्छा सन्यासी, इसके अलावा जो फकीर, ये तमाम लोग थे, ये तो अपना किसी तरह से काम चला रहे थे और इन्हीं के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था सन्यासियों ने। अब सन्यासियों ने क्या किया कि सबसे पहले जितने अमीर थे इनके घरों पर डकैती डालना शुरू कर दी। ठीक है, फिर जो सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी माल था, सरकारी खजाना था, उसको लूटना शुरू कर दिया। किसने? सन्यासियों ने। अब ये केवल सन्यासी नहीं थे, अब इसमें कौन शामिल था? तो इसमें जितने भारत के किसान थे, अब जिनके घर पे खाने को नहीं था, ये लोग धीरे 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 करके और उस सन्यासी ग्रुप में शामिल हो गए, और सन्यासी ग्रुप में शामिल होने के बाद ये अंग्रेजों को लूटना शुरू कर दिया। अंग्रेज हैं, अमीर लोग हैं, अमीर वर्ग को लूटना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं कि लूट के जेब अपनी जेब गर्म कर लेते थे, नहीं, ये लूट के बहुत सारा जो धन थे ये गरीबों में बांट भी दिया करते थे। तो यही आपका सन्यासी विद्रोह है। तो ये कब? 18वीं सदी में शुरू हुआ, 1763 से 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। ठीक है, 1763 से 1800 तक चला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के द्वारा 19वीं शताब्दी के, अच्छा सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी, तो आप लोग तुरंत कहोगे सर जी इसका मतलब ये हो गया कि मामला 1800 से ज्यादा है और 1900 के बीच की बात है, यही तो बात है ना 19वीं शताब्दी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के द्वारा होने वाले भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो आप कहोगे सर जी भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या है? तो देखिएगा, भावी एक व्यक्ति थे रायबरेली में। कहां पर? रायबरेली। सबसे पहले अगर हम बात करें भावी आंदोलन, अरे भाई हट जा रे, हाँ देखिए कौन सा आंदोलन है? बहावी आंदोलन। सबसे पहले अगर हम बात करें बहावी आंदोलन, देखिए 19वीं शताब्दी के द्वारा होने वाले बहावी आंदोलन, तो देखिए बात है 1820 ईस्वी की। कब? 1820 ईस्वी में। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ एक सुसंगठित, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी अपनी राज्य को बचाने के लिए एक आंदोलन था। अब इससे पहले अगर हम बात करें कि 1857 ईस्वी की क्रांति के पहले भारत में चलाया गया सुसंगठित आंदोलन कौन सा था? तो आप कहोगे बहावी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? बहावी आंदोलन। ये 1857 ईस्वी की क्रांति के पहले चला गया था। अब ये आंदोलन 1820 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अगर हम क्वेश्चन करें कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना रायबरेली के रायबरेली, ये वही रायबरेली जहां से सोनिया गांधी क्या है? सांसद है। तो ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। क्योंकि अब सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, इसके अलावा जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, राजनाथ के बारे में पूछा जा सकता है, स्मृति ईरानी के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट और स्टैटिक नहीं लेकिन करंट अफेयर्स का मुद्दा होता है। क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री हैं तो इनका संसदीय क्षेत्र पूछा जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं उनके संसदीय क्षेत्र पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो ये रायबरेली, अब इसमें जो है रायबरेली के एक व्यक्ति हैं रायबरेली का, जिनका नाम है सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। तो याद रखना सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ संगठित अगर कोई आंदोलन था तो यह था। अब इसका मुख्य जो केंद्र था उसे कहां पर बनाया गया था?
तो याद रखना, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो केंद्र था वो पटना बनाया गया था, यानी पटना। यानी इस आंदोलन का जो नेतृत्व था, केंद्र था, जहां से चारों तरफ किरणें निकलनी थी, वो कौन सा था? पटना था। क्वेश्चन भी यही रखा है। तो 19वीं शताब्दी के द्वारा 19वीं शताब्दी के द्वारा होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो आप कहोगे सर जी इसका मुख्य जो केंद्र था वो पटना था। हाँ, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका, देखिए गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह और गुरु गोविंद सिंह। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए सबसे पहले इसके बारे में सुनिएगा। कूका आंदोलन की बात करें तो ये पश्चिमी पंजाब में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है गुरु भगत सिंह करके एक नाम है, जिनका 1840 में भगत जवाहर सिंह, क्या नाम है? भगत जवाहर सिंह करके एक व्यक्ति थे। और 1840 ईस्वी में, कहां पर? 1840 ईस्वी में इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। किसने? गुरु यानी भगत जवाहर सिंह। तो इस आंदोलन की सबसे पहली शुरुआत जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? 1840 ईस्वी में भगत जवाहर सिंह के द्वारा की गई थी। अब ये आंदोलन किनका था? चूंकि ये आंदोलन पंजाब के किसानों का आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन। कूका क्या था? तो कूका एक संप्रदाय था, सिखों का एक संप्रदाय था, और उन्हीं के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। अब इन्होंने इस आंदोलन को शुरुआत किसने किया? भगत जवाहर सिंह ने। कब शुरू किया? 1840 ईस्वी में। लेकिन इसका असली मोड़ तो तब सामने आता है जब 1872 ईस्वी में। कब? 1872 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था गुरु राम सिंह। किनका नाम था? गुरु राम सिंह। 1872 ईस्वी में गुरु राम सिंह के नेतृत्व में किसानों ने क्या किया कि पंजाब के 22 जिले काटकर, यानी पंजाब के 22 जिले अंग्रेजों के समांतर अपनी सरकार चला दी। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में एक योगी जी सरकार चला रहे, एक हम लोग बना देते यार कि हम अपना सरकार चलाएंगे, अपना प्रशासन चलाएंगे। ठीक उसी तरह गुरु राम सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक सरकार गठित कर दी। और कब कर दी? 1872 ईस्वी में। ठीक है। और जब 1800, अब ये गुरु बालक सिंह के शिष्य थे। किसके? बालक सिंह के शिष्य थे, और राम सिंह ने ये सब किया। तो अब इसके बाद 1885 ईस्वी में इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया और इनकी मृत्यु हो गई। अब बात कहोगे सर जी ये तो सारी चीजें ठीक है, इनका ये विरोध किस बात का करते थे? तो इनका मुख्य रूप से जो विरोध था यानी गौ हत्या का विरोध करना। क्योंकि आपको पता है अंग्रेज कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करते थे। अब जब धार्मिक भावनाओं को आहत करते थे तो इसके लिए अंग्रेजों की जो इस नीति के खिलाफ राम सिंह और पंजाब के किसानों ने एक नाम दिया जिसका नाम क्या था? कूका आंदोलन। और यही कूका आंदोलन आगे चल के 1872 में 22 जिलों को समांतर सरकार बना दी। और सरकार बनाने के बाद अंग्रेजों ने गुरु राम सिंह को गिरफ्तार किया। 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसी को किस नाम से जाना जाता है? कूका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये गुरु रामदास नहीं, गुरु नानक नहीं, गुरु राम सिंह। तो आपको ये बात आपके समझ में आई होगी। तो यही है आपका कूका आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, कूका आंदोलन की नींव दी थी। तो आप कहोगे सर जी बंगाल तो है नहीं, बिहार तो है नहीं, महाराष्ट्र तो है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कमेंट में लिखना होगा बंगाल की राजधानी। देखिए आपको राज्य आ गए, तो सबसे पहले बंगाल की राजधानी, बंगाल के राज्यपाल, बंगाल के मुख्यमंत्री, और हो सके तो बंगाल के राष्ट्रीय पशु। इसके अलावा बंगाल के राष्ट्रीय पशु के अलावा उसके राष्ट्रीय पुष्प हैं, पेड़ हैं, जानवर हैं, इन सारी चीजों के बारे में लिख दीजिए। इसी प्रकार बिहार का और महाराष्ट्र का। 8वां, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। देखिए पागलपंथी, अगर हम बात करें तो पागलपंथी जो है एक, अगर हम देखें, सुनिए, पागल पंथी, कौन सा? पागल पंथी। तो ये एक संप्रदाय था और ये अर्ध धार्मिक था। ये जो संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय?
तो आप कहोगे सर जी संप्रदाय जो है ये कौन सा है? पागलपंथी संप्रदाय। और ये कैसा है? अर्ध धार्मिक। ये कैसा था? अर्ध धार्मिक था। पागलपंथी संप्रदाय जो है, अब ये पागलपंथी जो विद्रोह था ये किसके द्वारा चलाया गया? तो याद रखना गारो जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? गारो जनजाति के द्वारा। यानी ये जो पागलपंथी विद्रोह था ये किसके द्वारा चलाया गया? गारो जनजाति के द्वारा। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किसने किया? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था करम शाह। एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? करम शाह नामक व्यक्ति ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि धार्मिक विचारों के जरिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना। यानी धर्म के जरिए यानी धार्मिक विचार जो है उनको बढ़ा के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते थे। बस यही पागलपंथी विद्रोह था, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन पागलपंथी विद्रोह किसके द्वारा था? तो आप कहोगे सर जी गारो जनजाति द्वारा था। पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? अभी अभी आपको बताया कि पागलपंथी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आप कहोगे सर जी ये जो की है वो किसके द्वारा? करम शाह नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो आपका आंसर भी हो जाएगा करम शाह। निम्नलिखित में से कौन सा फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी, देखिएगा बात है 19वीं शताब्दी की। अगर हम बात करें फराजी विद्रोह, फराजी विद्रोह, देखिए ये भी जो है 19वीं सदी में शुरू होता है और ये विद्रोह जो है वो 1818 से और 1862 तक चलता है। कौन सा विद्रोह? आप कहोगे सर जी फराजी विद्रोह। 1818 से 1800। इसका नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखना इसका जो नेतृत्व किया था, इसका नेतृत्व हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया? हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? हाजी शरीयतुल्लाह। इनके एक बेटा थे जिनका नाम था दादू मियाँ। इनका एक बेटा था जिनका नाम क्या था? दादू मियाँ। हालांकि इसने बाद में इस आंदोलन को काफी बढ़ाया था। तो फराजी विद्रोह था क्या? तो इसमें जो जो मुस्लिम लोग थे उनमें जो गैर मुस्लिम से संबंधित बहुत सारी जो परंपराएं आई थी उनको हटाने के लिए, यानी कुल मिला के जिस पे नहीं बोलते तौबा, यानी इस्लाम को यानी अपने आप को शुद्ध रखना, यानी गलत चीजें हटा दो, जो इस्लाम में नहीं है वो चीजें आप नहीं रखिएगा, अपने आप को शुद्ध रखना, सीधी सी बात है। इसी चीज को लेकर यानी वैचारिक क्रांति आप इसे समझ सकते हैं, अपने विचार को शुद्ध रखना है। और कहीं ना कहीं अंग्रेजों को हटाने के लिए इन लोगों ने एक आंदोलन भी चलाया था और अपने विचारों के जरिए यानी धार्मिक विचारों के जरिए अपने आप को शुद्ध रखना था। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? फराजी विद्रोह। और कब हुआ? 1818 से 1862 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब बात क्या हुआ कि अंत में जो फराजी विद्रोह के लोग अपना विद्रोह करते करते बाद में ये लोग एक आपको अभी विद्रोह मैंने पढ़ाया था बहावी विद्रोह। ठीक है, फिर अंत में ये दोनों लोग एक साथ हो गए थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो आपको पता है इसका नेतृत्व किसने किया था? हाजी शरीयतुल्लाह ने। और बाद में इसका जो मुख्य रूप से यानी असली जो रोल निभाया था वो किसने क्या निभाया था? दादू मियाँ ने। तो आपके इसमें ऑप्शन क्या है कि दादू मियाँ है? तो हाँ, बस यही आपका आंसर है। तो बेटा आज के लिए आपके ये 10 क्वेश्चन यहीं पर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन क्वेश्चंस का जो विश्लेषण है काफ़ी अच्छे से किया है और आप लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर कोई कमी लगेगी, कोई समस्या लगेगी, कुछ भी लगेगी तो आप लोग कमेंट जरूर करें। आज के लिए यहीं पे जय हिंद।